जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आए हैं दोस्तों एक जीके की क्लास आपके लिए शानदार। तो इससे पहले की जो क्लासें नहीं देखी वो आप जाके देख सकते हो। और आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, वेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। वेलूर मठ, तो मठों से रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं। जो साधु को ठहरने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, मठ बोला जाता है। तो वेलूर मठ की बात कर रहा है, तो वेलूर मठ से रिलेटेड एक दो बातें और याद रखिए आप। अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा मठ, तो याद रखना तवांग। तवांग मठ, कौन सा भैया, तवांग मठ। और ये तवांग मठ कहाँ पड़ता है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, अरुणाचल में। अरुणाचल, और अरुणाचल यानी कि प्रदेश। तो देश का सबसे बड़ा मठ, तो प्रश्न क्या बनेगा, देश का सबसे बड़ा मठ। देश का या विश्व का, देश का या विश्व का सबसे बड़ा मठ, लिखते चलना साथ साथ में, सबसे बड़ा मठ। तो देश का या विश्व का सबसे बड़े मठ की नाम पूछे तो आपको क्या बताना है, तवांग मठ। कई बार क्या होता है, आपको वेलूर मठ ना पूछ के सीधा प्रश्न दे देगा कि तवांग मठ किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, अरुणाचल प्रदेश में। ये देश का सबसे बड़ा मठ है, जबकि इसने वेलूर मठ की बात की गई है। तो ये वेलूर मठ पड़ता है हुगली नदी के किनारे, यानी कि कोलकाता। तो उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल के अंदर एक याद रखना, एक मठ पड़ता है जिसका नाम आता है घूम मठ। तो कौन सा मठ भैया, घूम मठ। तो घूम मठ कहां पड़ता है, दार्जिलिंग। घूम, घूम मठ, तो घूम मठ दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग कहां पे भैया, पश्चिम बंगाल में। एक मठ का नाम मिलेगा आपको रूम, रूम मेट या रूम टेक, रूम मेट, रूम टेक मठ, रूम टेक आएगा, टेक, रूम टेक। तो रूम टेक नामक जो मठ है ये पड़ता है आपके सिक्किम में, सिक्किम में। एक मठ आपको मिलेगा, इसका नाम आएगा हेमिंस, हेमिंस मठ। कौन सा भैया, हेमिंस मठ। और हेमिंस मठ पड़ता है लद्दाख में, लद्दाख में। एक आएगा शंकर मठ, कौन सा भैया, शंकर मठ, शंकर मठ। तो ये शंकर मठ बताइए कहाँ पड़ता है। तो शंकर जो मठ पड़ता है ये आपके लद्दाख में, ले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, रे में। और एक मठ का नाम याद रखिए, नाको मठ। हाँ, नीचे दिखा है रूम टेक, टेक ये मठ है, ये सिक्किम में। हेमिस मठ की बात करें तो लद्दाख में, शंकर मठ की बात करें तो ले याद रखना है। और एक आएगा नाको, नाको मठ। तो ये जो नाको मठ है ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। इसमें दो ही इंपोर्टेड है, एक के वेलूर मठ, और वेलूर मठ कभी कभार नहीं आता तो नाम मिलता आपको रूम टेक। तो रूम टेक कहाँ का है, सिक्किम का है। वेलूर की बात करें तो क्या बताओगे, कोलकाता। अगर सबसे बड़े मठ की बात कर ले तो आपको यहां पे करना पड़ेगा तवांग मठ। तो साधुओं के रुकने के लिए वर्तमान में जो जगह होती है, साधु वगैरह रुकते हैं, तो ये एक गुरुद्वारा या आश्रम यानी कि क्या हो, इस प्रकार का ये विद्यालय, यानी कि रूम टेक सिक्किम में है। घूम मठ की बात करें तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और तवांग मठ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पुराना सबसे बड़ा मठ यही आता है, पश्चिम ये तवांग मठ सबसे बड़ा भी है, भारत का भी और पूरे विश्व का। तो ये दो तीन बातें याद रखनी है मठों से। वेलूर मठ की अगर बात करें तो बताना है कोलकाता पश्चिम बंगाल। इससे रिलेटेड एक शब्द आएगा आपके सामने, वूलर झील। क्या नाम आएगा, देखो ये वूलर झील है, ये तो पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। ये वूलर झील है, ये वेलूर मठ है। तो अलग बात हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, गलत नहीं होगा ये मैं कहता हूं खुद। देखो मिस्र, मिस्र एक देश है जिसे हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं। किसे, इजिप्ट। तो मिस्र को हम क्या बोलते हैं, इजिप्ट। तो इजिप्ट की राजधानी पूछ रहा है, इजिप्ट की राजधानी। ऑप्शन में दिया गया आपके वारसा, ऑप्शन में दिया गया काहिरा और आपके बेलग्रेड, और ऑप्शन में दिया गया रामस्टरडम। तो इसके राइट उत्तर क्या हो जाएगा, काहिरा। एक प्रश्न बताइए मुझे, इसर यानी कि जो मिस्र है ना, याद रखना विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, मिस्र सभ्यता। लेकिन एशिया के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता का नाम आता है सिंधु घाटी, जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं।
कई बार प्रश्न आता है कि सर जो मिस्र है ये किस महाद्वीप के अंदर है, तो आपको बोलना है अफ्रीका का देश है, ये अफ्रीका का देश है। और इस मिस्र के अंदर से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है नील। तो कई बार प्रश्न आता है कि नील नदी के किनारे कौन सा शहर है, मिस्र शहर है। और मिस्र के किनारे यानी कि नील नदी आ गया, इसलिए इसको मिस्र सभ्यता ना बोलकर इसे कहा जाता है नील नदी घाटी सभ्यता। तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता किस महाद्वीप के अंदर है, अफ्रीका के महाद्वीप। लेकिन सबसे बड़ी की बात करें तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे बड़ी वो है। तो मिस्र के बारे में इतना याद रखना। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे कि जो मिस्र है इसे हम क्या बोलते हैं, इजिप्ट। और मिस्र का शोक किस नदी को बोलेंगे, मिस्र का वरदान भी किसको बोलेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है या सवेत महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप बोलते हैं या सवेत महाद्वीप। देखो सवेत किसको बोलेंगे, जहां पे क्या मिलेगी, बर्फ। क्या मिलेगी भैया, और बर्फ मिलती है नीचे ही नीचे और ऊपरी ऊपर। तो ऊपर उत्तरी ध्रुव पे कोई महाद्वीप नहीं है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे कौन सा महाद्वीप है, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या बोला जाता है, सवेत महाद्वीप। जबकि अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला जाता है, अंध महाद्वीप। क्या बोला जाता है, अंध महाद्वीप। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। देखो राजा राम मोहन राय नहीं है यहाँ पे, इसने आर्य समाज पूछा है। आर्य बड़े दयालु होते हैं, आर्य बड़े क्या होते हैं, दयालु। आर्य बड़े क्या होते हैं, दयालु। तो दया से क्या बन जाएगा, तो इसका राइट उत्तर मिलेगा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती। कई बार यह भी प्रश्न आता है इसका वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर। तो मूल शंकर इसके बचपन का नाम है। अब प्रश्न आता है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष होती है, 1875 में। और ये कहां पे की गई, मुंबई में। कहां पे की गई है, मुंबई में। आपको ध्यान देना है आर्य। कई बार यह प्रश्न आता है कि आर्यों ने भारत में आकर एक सभ्यता बसाई, आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा सभ्यता। हाँ, आर्यों के द्वारा एक सभ्यता बसाई जिसका नाम क्या था, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो प्रश्न आता है कि वैदिक सभ्यता किसकी देन है, तो आप क्या बोलोगे, आर्यों की। अब यह प्रश्न आता है कि जो भारत में आर्य आए थे ना, आर्य, आर्य कहां से आए, कहां से आए, ये अच्छा प्रश्न है। नहीं, अलग अलग मत है, लेकिन आपको एक इतिहासकार याद रखना है, उसका नाम है कौन सा, आर्य कहां से, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने कहा ये आए थे मध्य, वेरी गुड, धन्यवाद। यही प्रश्न एग्जाम में आता है, मध्य एशिया से आर्य आए थे। ये बात किस इतिहासकार ने कही है, मैक्स मूलर। और आर्य भारत में आकर कौन सी सभ्यता बसाई, जब आर्य भारत में आए तो इन्होंने कहीं पे तो ठहरे होंगे, ठहरे। तो ठहरे याद रखना, उसको बोलते हैं सप्त, सप्त सैंध, वेरी गुड, सैंधव, सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है जो नदियों का समूह है, 7 नदियों के समूह को सप्त सैंधव प्रदेश। ये वर्तमान में आपके पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र जाना जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। और इस आर्यों का प्रिय पशु क्या था, अपने साथ क्या लेके आए थे भारतीय, घोड़े। तो यानी कि घोड़े की जानकारी हमें कहां से मिलती है, वैदिक सभ्यता। ये तो थी आर्यों से रिलेटेड। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि क्या राजा राम मोहन राय ने कोई समाज चलाया है, बिल्कुल चलाया है। इस राजा राम मोहन राय ने एक समाज चलाया था जिसका नाम आता है, जिसे बोलते हैं भैया, सबसे पहले इसने एक समाज चलाया जिसका नाम आता है आत्मीय समाज। क्या आता है, आत्मीय समाज। आत्मीय समाज की इसने स्थापना की थी 1815 में। कब की थी, बाद में चलकर इस आत्मीय समाज को इसने एक नाम दिया जिसका नाम बन गया ब्रह्म समाज। क्या बन गया, ब्रह्म समाज। तो कई बार प्रश्न आता है कि ब्रह्म समाज को पहले क्या बोलते थे, आत्मीय समाज। इस आत्मीय समाज या ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बोलोगे, राजा राम मोहन राय। लेकिन यह समाज की नींव रखी गई थी 20 अगस्त 1900 नहीं 1828 में, 1828 में। और इस व्यक्ति ने सती प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए थे। तो भारत में किस व्यक्ति ने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किए, तो राजा राम मोहन राय। फिर बाद में भारत का पहला एक क्या बनता है, गवर्नर जनरल, जिसका नाम आता है विलियम बेंटिंग।
तो विलियम बेंटिंक ने भी सती प्रथा को हटाने का कार्य किया। तो प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे रोक लगाने का कार्य कब किया था? अगले साल। तो सती प्रथा पे राजा राम मोहन राय ने रोक कब लगवाई? 1829 में। अब सुनना, आत्मीय समाज और आपके ब्रह्म समाज ये बाद में बट गया, आपको इसको बुलाता है भारतवर्षीय। तो भारतवर्षीय समाज, तो भारतवर्षीय समाज की जो नींव पड़ी ये पड़ी 1866 में। कब पड़ी? 1866 में। और इसका जो नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम आता है केशव चंद सेन। मेरी बात समझ क्या रहे हो? अगर प्रश्न आ जाए कि ब्रह्म समाज का नाम बाद में क्या पड़ गया, तो आप क्या बोलोगे? भारतवर्षीय समाज। क्या पड़ गया? भारतवर्षीय समाज। लेकिन पहले क्या था? ये ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज से पहले क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 में। कब हो गई? 1833 में। तो 1833 में के बाद तो इसके जो ये आपको केशव चंद सेन और एक व्यक्ति था देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, दोनों ने मिलकर इस ब्रह्म समाज को चलाया अच्छे से। बाद में दोनों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद इस व्यक्ति ने इस समाज का नाम बदलकर एक समाज का नाम रख दिया, तो भारतवर्षीय समाज। तो मेरी बात आपको यही बताने की है कि जो आत्मीय समाज चल के लास्ट में क्या बन गया था? ये भारतवर्षीय। और प्रश्न आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तब आपको क्या बोलना है? अगर ये ऑप्शन में ना हो तो, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो एक नाम आता है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ। तो द्वारकानाथ टैगोर और इन दोनों ने मिलकर चलाया था, लेकिन अहम भूमिका किसकी थी? इसलिए ये आता है। अब एक और सुनना, ये क्या नाम दिया गया? स्वामी। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु, और इसके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और उसके नाम पर एक समाज चला दिया। तो नाम आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आप बोलोगे सर स्वामी विवेकानंद ने। अब आप एक बात बताइए, इस स्वामी विवेकानंद ये नाम है या उपाधि है? याद रखना, ये नाम है या ये उपाधि, इतना बता दो। देखो स्वामी, आपके जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको स्वामी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन याद रखना ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो बताए जाते हैं कि विवेकानंद की एक उपाधि है, ये महाराजा खेतड़ी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? महाराजा खेतड़ी के द्वारा। लेकिन इसका सही नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इसने एक समाज चलाया जिसका नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन। ये व्यक्ति को जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। बताते इस विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम आता है बुधान आंदोलन। तो बुधान आंदोलन किसने चलाया था? तो आप बोलोगे हाँ, 1500 नहीं 1951 ने ये आपके महाराष्ट्र में चलाया था, आचार्य विनोबा भावे। और एक छोटी सी बात सुनना, इस आचार्य विनोबा भावे को एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को बोलते हैं? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन देता है? फिलीपींस की सरकार देती है। तो भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन लेके आया था? विनोबा भावे। और इस विनोबा भावे ने एक नारा दिया था, जय जगत का नारा। तो प्रश्न आ सकता है, जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, राजा राम मोहन राय में नाम क्या है, उपाधि क्या है? राजा राम मोहन राय में ये उपाधि है या ये नाम है? ये उपाधि है गुरुजी। और एक मुगल शासक था, उस मुगल शासक का नाम आता है अकबर। क्या नाम आता है? वेरी गुड, धन्यवाद। अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दीपक? इसने बोला है आर्य। आर्य बड़े दयालु होते हैं, यानी कि दयानंद सरस्वती। ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है 2014 के अंदर। तो 2014 के अंदर शांति। अब एक बात बताइए, शांति का नोबेल पुरस्कार कौन वितरण करता है? वितरण, हाँ देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार, देखो नोबेल पुरस्कार एक सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत स्वीडन ने की थी। किसने की थी?
स्वीडन ने की थी सन 1901 में। कब की थी? 1901 में की। और बताया जाता है स्वीडन के द्वारा जब शुरुआत की गई तो ये कितने क्षेत्र में की गई थी? 5 क्षेत्र में। लेकिन आज ये वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना 1968 में एक सब्जेक्ट या एक क्षेत्र को शामिल कर दिया जिसका नाम क्या आता है? अर्थशास्त्र। तो आपसे प्रश्न आएगा, क्या नोबेल पुरस्कार शुरुआत में 6 क्षेत्र में था? नहीं। कितने क्षेत्र में था? ये 5 क्षेत्र और एक छठा क्षेत्र कौन सा जुड़ गया? तो याद रखना नोबेल पुरस्कार 6 में से 5 तो देता है स्वीडन। कौन देता है? स्वीडन। और एक क्षेत्र देता है आपके शांति का, और शांति का कौन देता है भैया? नॉर्वे। कौन देता है? तो नॉर्वे की सरकार नोबेल पुरस्कार के कौन से क्षेत्र में देती है? तो आप क्या बोलोगे? और शांति के पुरस्कार में भारत को पहला कौन सा था? भारत का प्रथम। तो भारत का प्रथम कौन था? तो याद रखना 1979 में मिला। नाम आता है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को सबसे पहले शांति के क्षेत्र में भारत में मिला था। लेकिन दूसरा आपके शांति के क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति पूछ ले तो क्या बताओगे? कैलाश सत्यार्थी। क्या बताओगे भैया? कैलाश सत्यार्थी। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब इंपॉर्टेंट पर्सन जब नोबेल पुरस्कार आ गया तो ध्यान देना, इस नोबेल पुरस्कार को पाने वाला पहला भारतीय पर्सन, सुनना, पहला भारतीय वैज्ञानिक कौन था जिसको भौतिक क्षेत्र में मिला था? वेरी गुड, धन्यवाद, सीवी रमन। और इस सीवी रमन को कब मिला? 1930 में। किस क्षेत्र में मिला था? इसलिए यह वैज्ञानिक जुड़ गया। लेकिन सीधा प्रश्न आ जाएगा, पहला व्यक्ति बता दो सर हमें। तो पहला भारतीय व्यक्ति, तो पहला भारतीय व्यक्ति याद रखना सन 1913 के अंदर मिला, जिसका नाम आता है रविंद्रनाथ। और इसको किस में मिला? साहित्य में। किस में मिला भैया? अब दो बातें सुनना, कभी प्रश्न आ जाए नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, एक तो बताओगे आप? साहित्य। वेरी गुड। एक तो आपको याद रखना है चिकित्सा। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है भौतिक। याद रखोगे? भौतिक। और भौतिक के बाद में याद रखना है रसायन। और रसायन के बाद याद रखोगे भैया आप शांति। क्या याद रखोगे? शांति। 1 2 1 3 1 4 1 5 और एक नया जोड़ा, उसका नाम क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? सबसे पहले भौतिक क्षेत्र में प्रदीप बताएगा। सबसे पहले शांति के क्षेत्र में किसे मिला? है शांति, है मदर टेरेसा। दूसरा शांति में किसे मिला था? और अगर मैं पूछ लूं पहला आपको अर्थशास्त्र में किसे दिया गया? अर्थशास्त्र। तो भारत का पहला अर्थशास्त्र में 1998 में मिला था, जिसका नाम आता है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन भारत का पहला व्यक्ति था जो अर्थशास्त्र में हासिल किया। लास्ट जो भारत को नोबेल पुरस्कार मिला है वो कब मिला है? 2019 में। और इसका नाम आता है अभिजीत बनर्जी। कौन है? अभिजीत बनर्जी। और अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में मिला है? तो याद रखना, तो भारत में अभी तक 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 9 व्यक्तियों को। दोस्त ये बता, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? एक देता है या 2 देते हैं? कौन कौन से? एक ये रहा और एक ये रहा। नॉर्वे एक क्षेत्र में देता है या 5 क्षेत्र में? उसका नाम क्या है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठाओं को किसने हराया था? यानी कि ये पूछ रहा है इसमें हार कौन गए? यानी कि ये हार गए भाई साहब, ये हार गए। लेकिन जीत कौन गया? अहमद शाह, ये जीत गया। और बताते ये युद्ध कब हुआ था आपके? वेरी गुड, 14 जनवरी 1761 में। अब एक बात बताइए, मोहम्मद गोरी का अगर प्रश्न आ जाए तो याद रखना मोहम्मद गोरी के लिए एक तो 1191 और एक याद रखना 1192। ये 2 प्रमुख युद्ध याद रखने। देखो इसमें तो बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध। क्या बोलते हैं? तराइन का पहला। और इसको बोलते हैं तराइन का। और ये दोनों युद्ध होते हैं पृथ्वी
राज चौहान। और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बोल दो या पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोल दो, क्या बोल दो। और बताते हैं कि पहले युद्ध में तो जीत गया पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरे में जीत गया मोहम्मद, ये तो बहुत खतरनाक आदमी था। और बताते हैं कि इस मोहम्मद गजनवी ने भारत की भूमि पर, भारत पर, हाँ सुल्तान गजनवी बोल दो, ठीक ना, महमूद गजनवी। तो भारत पर 17 बार क्या किया इसने, आक्रमण। एक प्रश्न आता है कि इसका जो अंतिम आक्रमण था वो कब था, नहीं नहीं नहीं, अंतिम आक्रमण। तो भारत पे अंतिम आक्रमण था इसका 1027 में, 1027 में। और वो था जाटों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, तो जाटों ने इसको पछेड़ दिया, इसको निकाल दिया। और बताते हैं कि महमूद गजनवी ने एक सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था, सोमनाथ के मंदिर। अब सोमनाथ के मंदिर पे इसने अटैक कब किया था, 1000, यही पेपर में आता है। और ये सोमनाथ का मंदिर कहां पड़ता है, वेरी गुड धन्यवाद, गुजरात में पड़ता है, ये ध्यान देना। इसको ये लूट रहा है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर को तुड़वाने वाला मुगल शासक था औरंगजेब, उसने तो तुड़वाया था, ये लूट रहा है यहां से। आगे देखे महमूद नादिर शाह, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने एक हीरा सुना है, कोहिनूर का हीरा। तो प्रश्न आता है कि भारत से 1750 में कोहिनूर का हीरा लूटने वाला। तो शासक पूछे तो आपको क्या बताओगे, और लूट कर ये ईरान ले गया, कहां पे ले गया, ईरान। एक और इंपॉर्टेंट पर्सन है, आर्मी का इंपॉर्टेंट कैसे, वो ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसका एक पर्सन आता है, हमारी राजधानी क्या है। तो मोहम्मद नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, ये प्रश्न आता है, दिल्ली पर आक्रमण कब किया। तो याद रखना 1739 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये, चाहे लिख लेना, कुछ भी मत लिखना, ये नीचे वाली बात जरूर लिखना। तो दिल्ली को लूटने वाला या दिल्ली पर आक्रमण करने वाला एक ईरानी शासक का नाम पूछेगा तो आप बोलोगे मोहम्मद नादिर शाह। और कोहिनूर का हीरा बहुत ही शानदार हीरा था, बताते हैं मुर्गी के अंडे के आकार का हीरा था, इतने साइज का था। और एक सांझा व्यक्ति था, सुना सो सांझा, मुमताज का आशिक, प्रेमी, पति वगैरह सब कुछ वही था। और बताते हैं कि सांझा ने एक सिंहासन बनाया था, क्या बनाया था, उसको बोलते तख्त ताउस, क्या बोलते, हाँ तख्त ताउस बोल दो या तख्त ए ताउस। और ये बहुत बड़ा सिंहासन था और इसके ऊपर जड़ रखा था, लेकिन ये व्यक्ति उस तख्त को नहीं लेके जाता, उसमें से किसको निकाल लेता है। हाँ, तो कई बार प्रश्न आता है कि मोहम्मद नादिर शाह ने कोहिनूर के हीरे को लूटा था या नहीं लूटा था। भारत से कोहिनूर के हीरे को भारत से दूसरे जगह लेके जाने वाला शासक कौन था, हाँ खाली नादिर शाह याद रख लिए बस। हाँ, इंग्लैंड के म्यूजियम में है, ब्रिटिश जो महारानी है ना, उसके ताज के क्राउन में जड़ के एक पब्लिक को दिखाने के लिए 100 पीस बना रखा है। अब बेरो कौन याद दो खा लियो, के कर लियो, वो देखांगा। अगले पर्सन को देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है। और ये पुस्तक भी लिखी गई थी 1875 के अंदर, हिंदी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा भैया 1875, जब बोल दिया तब भी गलत कर रहे हो। आर्य 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 समाज, आर्य बड़े दयालु, यानी कि स्वामी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या लिखी है भैया, सत्यार्थ प्रकाश। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इस व्यक्ति का नारा बता दो, नारा, वेरी गुड, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। तो लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब याद रखना, दादा भाई नौरोजी से एक पर्सन याद रख लेना, ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति सदस्य बना। तो ब्रिटेन की संसद में भारत का कौन सा व्यक्ति सदस्य बना था, तो आप बोलोगे दादा भाई
नौरोजी। इस दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष यानी कि भारत का सबसे बड़ा पुरुष किसे माना जाता है? द यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। बताते कि महात्मा गांधी के ये क्या थे? राजनीतिक। तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बोलोगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को आपको पढ़ना क्या है? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसका उपनाम जो है उसे हम गोखले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक छोटा सा प्रश्न और सुन लेना। राजा राम मोहन राय के लिए एक ही लाइन याद रखनी है। बताते इसने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसने 1829 में किसके ऊपर रोक लगाने का कार्य करवाया? उसको खत्म करने का कार्य करा, सती प्रथा। और बाद में 1833 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में चल के इसके समाज को संभालेगा कौन? दो व्यक्ति, एक देवेंद्र नाथ टैगोर, एक केशव चंद्र सेन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन सिमलीपाल। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सुना है? काजीरंगा असम में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। उसी प्रकार से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो यहां पर एक नाम दिया गया सिमलीपाल। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये, याद रखना भैया। सिमलीपाल आपका तू बिचला क्या में? तेरा उत्तर सही है, उड़ीसा है। सिमलीपाल और प्लस में भीतर भीतर कनिका। तो भीतर कनिका नामक जो राष्ट्रीय उद्यान भी है वो भी कहां पड़ता है? उड़ीसा में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ता है? उड़ीसा में। याद रखना पश्चिम बंगाल के लिए एक तो आपसे बक्सा, बक्सा नेशनल पार्क, और एक प्लस में याद रखना सुंदर वन नेशनल पार्क। तो सुंदर वन नेशनल पार्क। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का इसका उत्तर भाई उड़ीसा होगा। ये रहा देखो, बक्सा नेशनल पार्क, तब आप बोलोगे पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी बोले तो झारखंड का याद रखना बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भैया? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में गुजरात का तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ही याद रखना आपको, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको मैरिन राष्ट्रीय उद्यान बोलते। एक ही पर्सन याद रखना, गिरवाड़ा। ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? और गिरनाल की पहाड़ियां भी कहां पड़ती है? बेतला, बेतला, हाँ बेतला नेशनल पार्क। एक छोटा सा बता दो मुझे, मानस राष्ट्रीय उद्यान। एक और बताइए मुझे, रणथम, रणथम बोर कहां का है? ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में पड़ता है, राजस्थान के अंदर है। और एक और बता दो मुझे आप, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। हाँ दीपक बता भाई, तेरो जब तुझसे पूछा तो तेरा शहर है ये, यानी कि याद रखना कर्नाटक में। कहां पड़ता है ये? कर्नाटक। एक और बता दो मुझे आप, पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नीचे नीचे ये केरल में। एक और बता दो मुझे आप, हेमिस, हेमिस है। एक और बता दो आप मुझे, खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। हिमालय या हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। एक और बता दो मुझे आप, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा, वेरी गुड, यूपी में। एक और बताइए, वाल्मीकि, वेरी गुड, बिहार में। तन तो आवे रे, पढ़े रे। दूधवा, वाल्मीकि। एक और बता दे मुझे, कान्हा, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बांदीपुर कर्नाटक में। कान्हा याद रखना मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक और बता दो मुझे आप, नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा है जहां पे सूर्य निकलता है, अरुणा।
एक और बता दो आप मुझे, केबुल लामजुआ, ये इंपोर्टेड है। केबुल लामजुआ, केबुल लामजोआ। तो केबुल लामजोआ नेशन ये भारत का एकमात्र, पूरे विश्व का एकमात्र है, तैरता रहता है ये, लोकटक झील में है ये, मणिपुर। तो इतना दिमाग को प्रश्न याद ना रखे कर लेगा। तो सिमलीपाल कहाँ का है? उड़ीसा। तो घबराओ ना। तेरे नाक का क्यों हो रहा है, लाल क्यों हो रही है? नाक का क्यों हो रहा है? लिख ले, लिख ले। बस बस, लड़ियो ना। ये नीचे वाला खीर, हाँ खीर। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, चोटी है कंचनजंगा। सिरोही नहीं, सिक्किम है। सर कमेंट नहीं जा रहे, कमेंट को क्या करो पागल, पढ़ क्यों नहीं ले? फोटो का कमेंट कौन जा, पूरा कमेंट ना करे, खड़े और कर काम आऊंगा, पढ़ ले लाडी। ये नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल, भितरकनिका, ये दोनों पड़ते हैं उड़ीसा। एक बात बताइए मुझे, कलिंगा नामक एक स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए। कलिंग युद्ध खड़ा हुआ है, तो कलिंगा स्टेडियम भी खड़ा है, और ये हॉकी के लिए जाना जाता है। चालू के कह रहे क्या? हाँ। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, दीपक बोलेगा। गोवा की है फिर राज्य, वो बोल ही दिया मैं। अरे गोवा राज्य एक है, ये राज्य है। और याद रखना, इस गोवा का क्षेत्रफल पूछ लूं तो आपसे, गोवा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल याद रखना 3702 वर्ग किलोमीटर। और याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अब एक बात बताइए, गोवा पर अधिकार किसका था? अधिकार 1510 से लेकर 1761 तक, नहीं 1961, 1961 तक अधिकार था तो पुर्तगालो। और प्रश्न आता है कि गोवा को पुर्तगाल से कब आजाद करवा लिया? और गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा, राज्य का जो दर्जा मिला था, ये याद रखना 30 मई 1987 को। इस गोवा की राजधानी का नाम बताइए, गोवा की राजधानी, राजधानी याद रखिए पणजी। अब एक प्रश्न बताइए कि जो गोवा है, इस गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी किस नदी के किनारे है? पणजी, तो मांडवी नदी के किनारे कौन सा शहर है? पणजी शहर है। अब एक बात बताइए मुझे, गोवा के पड़ोसी राज्य, गोवा के पड़ोसी राज्य, एक तो याद रखना आपके महाराष्ट्र, और एक याद रखना कर्नाटक। गोवा का एक प्रश्न आता है कि समुद्र से, यानी कि जलीय यानी कि तटीय सीमा, तटीय सीमा सबसे कम, तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो अपनी तटीय सीमा सबसे कम बनाता है, यानी कि 106 किलोमीटर ही सीमा बनाता है? तो नाम आता है गोवा। कौन सा आता है?
दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और आपके पांडुचेरी, ये सभी क्या है, केंद्र शासित है। अब प्रश्न आएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वर्तमान में, इनकी संख्या। इस 8 में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? लद्दाख का एरिया है 59,146 वर्ग किलोमीटर में, जबकि सबसे छोटा है लक्षद्वीप मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, केंद्र शासित प्रदेशों में किसके पास जनसंख्या ज्यादा है? ये बिछड़ जाए गुरुजी, इतना सीरियस प्रश्न ये न्यूज सोचो दिल्ली थाली को नहीं और खड़े पाओ गड़ंगो। तो सबसे कम पूछे तो आपको क्या बताना है, और ज्यादा पूछे तो दिल्ली। और कितने संख्या ये? इन 8 में सबसे नए यूटी प्रदेश कौन से? नए, बिल्कुल नए। तो याद रखना, एक तो लद्दाख है और एक आपके, और ये दोनों यूटी प्रदेश कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2023 को नहीं, 19 से ध्यान किन्ने तेरो। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट। भारतीय मानक समय रेखा, आपको बताना इसके बारे में। भारतीय मानक समय रेखा से जुड़ी बात, ग्रीनविच रेखा का मतलब है जीएमटी। क्या नाम है? जीएमटी बोलो, चाहे इसे बोलो आप अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और इस अंतरराष्ट्रीय समय रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। मेरी बात सुनना, प्रश्न मिलेगा 0 डिग्री देशांतर से भारत कितने घंटे आगे है? ये तो है 0 डिग्री देशांतर, और जो भारत का है वो याद रखना, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री। अब एक बात बताए, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री आने में कितना मिनट लगता है? तो 82.5 डिग्री को हम पार करेंगे तो कितना मिनट लगाएंगे? तो याद रखना 332 मिनट। कितना? 300, और 332 मिनट का होता है 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट। तो भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे? ये दिशा आगे की ओर है, आगे। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे पीछे थोड़ी है। तो यानी कि तो ये 5% लिख दिया। अरे इसको यहां पीछे की बजाय आप काट के क्या करना? आगे करना। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे पीछे नहीं। अगर प्रश्न आ जाए भारतीय मानक समय रेखा से ग्रीनविच जो समय रेखा है ना वो पीछे, तो ग्रीनविच समय से इस रेखा से पूछ रहा है तो से तो क्या हो जाएगा, और यहां से पूछता तो पीछे होता। तो यानी कि यहां से इसका समय पूछता तो क्या होता? पीछे। लेकिन यहां से अपना समय पूछा है तो आगे है। कितना घंटे आगे है? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, जो भारत की मानक समय रेखा है, अरे ध्यान से सुन लो, भारत की मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं भारत के? कितने राज्य हैं? एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, और एक आपके उड़ीसा है, और एक का नाम है आपके आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? तो प्रश्न क्या मिलेगा? भारतीय मानक समय रेखा पे राज्यों की संख्या कितनी है? लेकिन भारत को इस प्रकार 2 भागों में बांटते उस रेखा का नाम क्या है? और इसके ऊपर राज्य कितने हैं? कर्क रेखा के ऊपर 8 राज्य, जबकि भारतीय मानक समय रेखा पे कितने राज्य? कई बार क्या होता है, इस भारतीय मानक समय रेखा आपको नाम नहीं मिलता, आपको नाम मिलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी। तो भारतीय मानक समय रेखा का नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगले प्रश्न को देखिए, सरदार सरोवर एक बांध परियोजना बतानी है। सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो किस नदी पर है? वेरी गुड, नर्मदा। तो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? और याद रखना, देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन
विद्युत उत्पादन करने वाला, यानी कि देश में सबसे ज्यादा जो बिजली पैदा करने वाला बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। किस राज्य में ये? राज्य पूछू तो गुजरात में। अब एक बात बताइए, साबरमती नदी के बारे में सुनना। देश की सबसे दूषित नदी। तो देश की सबसे दूषित नदी का नाम क्या है? इस साबरमती नदी के किनारे दो शहर याद रखना आपको प्रमुख। एक तो आता है अहमदाबाद, और एक याद रखना गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो गांधीनगर और अहमदाबाद शहर किस नदियों के किनारे हैं? किस नदी किनारे? और इस साबरमती नदी के किनारे सन 1916 के अंदर एक आश्रम बनाया था। क्या बनाया था? आश्रम। तो प्रश्न आता है कि साबरमती आश्रम किस नदी के तट पे बना हुआ है? साबरमती आश्रम साबरमती नदी किनारे महात्मा गांधी ने बनाया था, अहमदाबाद के अंदर पड़ता है। अगले पॉइंट को याद रखिए आप, जो गोदावरी नदी है इसके किनारे नासिक शहर है। क्या है भैया? नासिक शहर। और इस कृष्णा नदी के किनारे शहर पड़ता है जिसका नाम आता है विजयवाड़ा। क्या नाम आता है? अब एक बात बताइए, इन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गोदावरी के ऊपर देखनी पड़ेगी परियोजना, पाऊंगी छोटी मोटी पाऊंगी, इतनी खास को नहीं। नागार्जुन बांध परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? सुरेश बताएगा, कोई ना बोलियो। सी उत्तर क्यों? ई भी बतायो था थोड़ी देर पहले, ये भी पहले प्रश्न में बताए हो। तो उत्तर क्या आएगा इसका? कृष्णा। तो ध्वनि सुन लो, विजयवाड़ा, वाड़ा तो अणा याद रख लेना। तुंगभद्रा के किनारे याद रखना विजय। वेरी गुड, विजयनगर। तो विजयनगर शहर किस नदी किनारे? और मूसी के किनारे पड़ता आपके हैदराबाद। क्या पड़ता भैया? हैदराबाद। ठीक है। तो भद्रावती खास नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी है भद्रावती। तो विजयवाड़ा और आपके विजयनगर। तो विजयनगर शहर की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का नामक दो शासकों ने इसकी स्थापना की थी। तो इस वाले प्रश्न में कोई खास बात नहीं पढ़नी, हमें आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ, तो बोलोगे सिराजुद्दौला, और अंग्रेज का नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। और बताते रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला। उसी प्रकार से याद रखना आपके बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में एक था मीर कासिम और एक था सुजाऊ दौला और एक था आलम शाह सेकंड द्वितीय। एक अवध का नवाब था और एक आपके बंगाल का मुगल शासक था आलम शाह द्वितीय। और इन तीनों के साथ एक अंग्रेज अधिकारी युद्ध लड़ता है जिसका नाम आता है हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो क्या हो गया? इसमें युद्ध जीत गया और तीनों योद्धा हार गए, लेकिन इनका मेन लीडर कौन था? मीर कासिम। तो यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मीर जाफर मत करना, मीर कासिम। तो मीर कासिम अंग्रेजों के मध्य हुआ। तो अंग्रेजों के पक्ष से कौन सा अंग्रेज लड़ा था? हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम का साथ दिया था सुजाऊ दौला ने। सुजाऊ अलग है, सिराजू अलग है, ये दोनों अलग है। ये तीन व्यक्ति थे और इस युद्ध को बोलते हैं बक्सर का युद्ध, जो 23 अक्टूबर आपके 1764 में होता है। और ये बक्सर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? और प्लासी भी कहां पड़ता है? पश्चिम
बंगाल में। याद रखना, जैसे ही सिराजुद्दौला को किसने हरा दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव का एक इतिहास में नया पर्सन जुड़ गया, बंगाल का पहला ओनली फॉर गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, तो आप बोलोगे, लेकिन पर्सन आएगा बंगाल का पहला गवर्नर की बजाय क्या आएगा, गवर्नर जनरल। तो आएगा आपका, वेरी गुड, वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो, और बंगाल का ओनली फॉर गवर्नर किसे बना दिया, और रॉबर्ट क्लाइव को यह खिताब किस युद्ध के बाद मिलता है, प्लासी के या बक्सर के बाद में। तो याद रखना, प्लासी के युद्ध के बाद। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या दिया गया, नेक्स्ट पॉइंट। जमैका की राजधानी बतानी आपको, बताइए। देखो, जमैका, हरारे याद रखना भैया, हरारे नामक जो एक राजधानी, इसके देश का नाम पूछ ले तो आपको बताना है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल का नाम क्या है, और नैरोबी की अगर बात करें तो एक अफ्रीका का देश है जिसे बोलते हैं केन्या। क्या बोलते हैं, केन्या। और प्रिटोरिया की अगर बात करें तो ये याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम क्या है, प्रिटोरिया। जबकि किंगस्टन की अगर बात करें तो यह हो जाएगा जमैका। क्या हो जाएगा, तो जमैका की राजधानी है आपके किंगस्टन। कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे अफ्रीका देश है। कैसे देश है ये, अफ्रीका महाद्वीप के देश है। 2000 आपके 27 के अंदर वर्ल्ड कप होंगे, तो वर्ल्ड कप में एक देश है जिम्बाब्वे, एक नामीबिया है, कौन सा है, नामीबिया, और एक है दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों देश मिलकर आपके एक दिवसीय मैच करवाएंगे आपके 2027 में वर्ल्ड कप। पहली बार ऐसा हो रहा अफ्रीका के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का, ये लास्ट प्रश्न देखिए भाई साहब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है। अब एक बात बताइए, सुनिए, सुन लो। देखो, जलप्रपात का मतलब क्या होता है, सुनो तो एक बार, तावड़ ना करो। मेरा मतलब है कि जलप्रपात क्या होता है, अगर कोई नदी आराम से बह रही है, अचानक से पहाड़ी वाले क्षेत्र से गिरेगी तो एक झरना बनाएगी। क्या बनाएगी, जिसे अंग्रेजी में वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। इस झरने को ही हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात। देखो, भारत का अगर पर्सन आ जाए ना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तब आप बोलोगे कौन सा भैया, जोग। क्या बोलोगे, अगर जोग ऑप्शन में ना हो तो बोलोगे गर, रुक जाए एक बार, गर सोपा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोले तो जोग या गरसोपा, जो 253 मीटर इसकी हाइट है, और ये पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक। और इस नदी का नाम है सराप्ती, सराप्ती नदी के ऊपर है, साबरमती नहीं, सराप्ती नदी पर। लेकिन विश्व का पूछ रहा है, ये विश्व का है वेनुजुला देश के अंदर। कहां पे ये, वेनुजुला देश के अंदर है, और नदी का नाम है कैरो नदी। कौन सी नदी, अगर कैरो नदी ना हो तो मुख्य नदी है अमेजन। कौन सी नदी है, तो वहां पर एक ये 979 मीटर का एक झरना बनाता है। ये दुनिया, हाँ, दक्षिण अमेरिका का देश है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, वेनेजुला। वेनुजुला सुना होगा आपने, वेनुजुला। तो वेनुजुला के अंदर एक वाटरफॉल बनता है, और वाटरफॉल का नाम है आपके एंजिल जलप्रपात। कौन सा, एंजिल जलप्रपात है ये। लेकिन नदी बोले तो कैरो नदी। कैरो नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये दोनों आ जाए तब आपको कैरो कर, कैरो ना मिले तो क्या करना है, देश बोले तो वेंजुला, और आपके प्रपात का नाम बोले तो जलप्रपात एंजिल। इसकी हाइट बोले तो 979 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ऊंचा जलप्रपात बनता है। 1 किलोमीटर यानी कि लगभग 1000 मीटर का आ गया ना ये, तो 1 किलोमीटर हो गया। हाँ, ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।